back to my channel. This video is going to be about newspaper of 25th August. The first article that we have for today is on the unified pension scheme. You don't have to go into a lot of details about this particular scheme. You just have to know that pension is a big part of our budgetary allocations. तो आपने पढ़ा होगा बजट के बारे में. ओके, यहाँ पे है, एक सेकेंड. बजट के आपको हेड्स पता होंगे, अलग अलग जो हेड्स होते हैं, राइट. एक्सपेंडिचर में यू कैन सी दैट देर आर सैलरीज एंड पेंशंस. इट फॉर्म्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि ये हमें ये खर्चा करना ही करना है. सो गवर्नमेंट ट्राइज टू कट डाउन ऑन दीज एक्सपेंसेस. आपको VRS वगैरह स्कीम के बारे में पता होगा कि रिटायरमेंट की दे दी जाती है, तो वो चीज़ें जो हैं वो दी जाती है ताकि आपका रेवेन्यू बजट थोड़ा कम हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो. नेक्स्ट आर्टिकल इज़ ऑन अदानी बिरला who are trying to capture Mongolian copper. Now, importance of this particular article is that we have a strategy called as string of diamond strategy. I'll just show it to you. Here it is. It is called as the string of diamond strategy right here. Okay, so string of pearl strategy is by China, and to counter that strategy, India uses a string of diamond strategy, आउट ऑफ विच मंगोलिया इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट. मंगोलिया के ऊपर जो है वो स्टार्ट होती है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी मंगोलिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. यहाँ पे इंडिया ने एक रिफाइनरी बनाई है जो कि ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे लिए. इसलिए मंगोलिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना के भी सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है और इंडिया वहाँ से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस लेके आ रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी से और स्ट्रिंग ऑफ डायमंड से. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. एंड इससे आपको ये भी पता चलता है कि प्राइवेट सेक्टर किस तरह से यूज़ कर रहा है अभी फ़िलहाल हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आ रहा है वो आएगा यहाँ पे आपका गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में. यहाँ पे एक आर्टिकल आपके पास आ रहा है विज्ञान धारा का, बायोटेक इनिशिएटिव. अगर आप एजुकेशन के ऊपर पढ़ेंगे उसके अंदर आपको पता चलेगा कि हमारे पास एक न्यू साइंस डिपार्टमेंट के अंदर एक रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश की है विच इज़ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. यहाँ पे आपको दिख रहा है वो. सेकेंड थिंग इज़ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. ये जो बॉडी बनाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर है और ये डायरेक्टली PMO के अंडर आती है. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है. ये कई बार प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बॉडी डायरेक्ट PM के अंडर आती है. पुराना टॉपिक है इस तरह का, बट क्योंकि UPSC पुराने ट्रेंड्स को वापस लेके आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए. इसमें ये इंपॉर्टेंट है. और नेक्स्ट जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो है ये वाला पार्ट, नक्सलिज्म के ऊपर बेस्ड है. जो नक्सलिज्म पे बेस्ड जो ये आर्टिकल है इसमें आपको इनिशियली सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है और इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है. ठीक है, तो कई बार इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे नक्सलिज्म है वहाँ पे आपको कर्ब करना है उस नक्सलिज्म को, तो होम मिनिस्ट्री वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय कर सकती है, पुलिस की नहीं एम्प्लॉय कर सकती है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है. तो ये आर्टिकल्स आपको ये जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ने होते हैं, ना कि डिटेल में. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल आ रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर. अगेन इस आर्टिकल की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जैसा कि आपको पता होगा, इट इज़ कॉल्ड एज द आयरन कर्टन ऑफ इंडिया. वो सबसे ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉरेन फोर्सेस. बट वहाँ पे हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं करेंगे तो हमारे किसी काम का नहीं है. ठीक है, और ये भी आपको पता होगा कि इंडिया का जो फर्स्ट थिएटराइजेशन हुई थी, जो ट्राई कमांड था जहाँ पे सारी आर्मीज थिएटर सिस्टम से काम करती है, सबसे पहला कमांड जो कि बेसिकली हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पे ही बन गया था, वो पोर्ट ब्लेयर में था. बाकी तो अभी तक भी हमारी आर्मी में थिएटराइजेशन नहीं हुई है, बट वहाँ पे हमेशा से तीनों आर्मीज़ का इकट्ठे वो चलती थी, जो थिएटराइजेशन करी जा रही है अभी भी यहाँ बाकी एरियाज़ में भी करी जा रही है. तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, लेकिन वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे तो हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का. बट वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइबल पॉपुलेशन है, प्लस नेशनल पार्क्स है. सबसे ज़्यादा इंडिया के नेशनल पार्क्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. तो यहाँ पे बोला गया है कि ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा. तो आपको कुछ ट्राइबल्स के नाम पता होना चाहिए अंडमान निकोबार आइलैंड के, जैसे सेंटिनलीज वगैरह हो गए. ठीक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है और अब क्योंकि UPSC ट्रेंड चेंज करे तो आपको ट्राइबल्स के बारे में भी दोबारा पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए. पहले ट्राइबल्स के क्वेश्चन प्री में आते थे, अब आने बंद हो गए थे कुछ टाइम से, तो
क्योंकि अब ट्रेंड थोड़ा बैकवर्ड जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ट्राइबल्स के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आ रहा है वो आर्टिकल आ रहा है, एक तो गिर वाला है, दैट किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनिमल्स को। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हटाने का एक तरीका है कि आप कैमरा मॉनिटरिंग करो ताकि स्पीड मॉनिटर की जा सके व्हीकल्स की। तो ये एक एग्जांपल की तरह यूज़ हो सकता है मे बी किसी एथिक्स के पेपर में, ओके। नेक्स्ट जो आपके पास आर्टिकल आ रहा है वो है ये वाला आर्टिकल, सुनीता विलियम्स इज स्टक इन स्पेस। तो ये आर्टिकल हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता होगा, मैंने ही डिस्कस किया था दैट इंडिया इज़ ट्राइंग टू सेंड ह्यूमंस टू स्पेस अपने आप से, गगनयान के थ्रू, राइट। और ये जो आपके पास आर्टिकल आया है ये बता रहा है कि बोइंग कंपनी के थ्रू आपके पास एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, राइट, बट वो वहाँ फंस गए हैं। ऐसे में इंडिया को लेसन्स सीखने को मिलते हैं कि स्पेस में अगर आपको किसी को भेजना है तो कैसे भेजें, सेफ्टी मेजर्स क्या रखने चाहिए, वापस लेके आना है। और अगर हमारी कंट्री जैसे चंद्रयान 3 था, वो मून में सॉफ्ट लैंडिंग करके साउथ पोल ऑफ मून में लैंड कर गया, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि जस्ट उससे पहले एक मेजर कंट्री का मिशन फेल हो गया, राइट। ऐसे में इंडिया जो कि एक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है फाइनेंशियली, वो ये काम कर पाई। तो ऐसे में अगर हमारा गगनयान सक्सेसफुल होता है तो हम एक डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में कि इवन दो हम इतने फाइनेंशियली बहुत बड़ी सुपर पावर नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है कैसे पैसों को ढंग से यूज़ किया जाता है एंड वी कैन बी वेरी सक्सेसफुल। सो ऐसे तो आप नहीं, ये लैंग्वेज तो आप नहीं यूज़ करोगे, बट आपको समझना इसी भाषा में पड़ेगा ताकि जब आप लिखो तो आप एक प्रोफेशनल भाषा में लिख सको दैट इंडिया इवन दो इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है ये, और इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और उसका ये एग्जाम्पल भी हो सकता है कि जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि चाइना और वर्सेस इंडिया के अंदर कौन सी कंट्री को एक्चुअली लीड करना चाहिए, कि इंडिया यहाँ स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है चाइना से, तो उस कंपैरिजन में भी आप किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में एक्चुअली इंडिया को ब्राइट लाइट में दिखा सकते हो अगर आपके पास इस तरह के मिशन आते हैं। तो अगेन न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ फॉर जनरल अवेयरनेस, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है ये वाला, इलेक्ट्रिक मशीनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये आपकी ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को टच करता है। इसके अंदर एफडीए का कॉन्सेप्ट है, इसमें डंपिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इसके अंदर बाईपास करने का कॉन्सेप्ट है कि कैसे आप फ्री ड्यूटीज़ एक्सेस कर सकते हो। तो आपको पता होगा कि वियतनाम इज़ अ पार्ट ऑफ आसियान, ओके, एंड चाइना मेड गुड्स के लिए हमारे यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हमें चाइना वाले गुड्स नहीं चाहिए। तो चाइना क्या कर रहा है, आसियान बेस्ड कंट्रीज़ के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रहा है, लिखा हुआ है इसके अंदर, चाइना इज सेटिंग अप यूनिट्स इन आसियान कंट्रीज़, और फिर आसियान के थ्रू जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको यूज़ करके हमारे यहाँ पे सस्ते प्रोडक्ट्स फ्लड कर रहा है, स्पेशली आयरन के, ठीक है। उस वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमारे पास है आर्टिकल के अंदर मेन चीज़। एंड एक और चीज़ है इसके अंदर, डी कपलिंग फ्रॉम चाइना, कि अभी तक भी हम डी कपल नहीं कर पा रहे हैं। अगेन इसके अंदर आप वो यूज़ कर सकते हैं एक एग्जांपल कि आपको एक्सपैंड करनी है अपनी चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन, अपनी चेन्स को एक्सपैंड करना चाहिए, और किस तरह से इंडिया के अंदर सारे सेटअप्स को लेके आ जा सकते हैं और कंट्रीज़ को भी लेके आ जा सकता है ताकि एक्सपेंशन हो और चाइना के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहो। बट ये आर्टिकल का आपका वैसे कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं है, बट ये आपको एप्लीकेशन बेस्ड आर्टिकल है क्योंकि आपने आसियान के बारे में भी पढ़ा होगा, आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा, आपने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के बारे में भी पढ़ा होगा, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। वो सबका एक अक्यूमुलेशन, एक वो है, कंक्लूसिव आर्टिकल है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली अप्लाई कैसे होती हैं, ओके। एंड दैट इज़ इट, इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।